गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपकी हिस्ट्री का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अशोका जो है कैसे एक बड़े साम्राज्य के राजा बने थे, जिसमें हमने पहले अशोक जो सम्राट थे उनके हिस्ट्री के बारे में जाना, उनकी जो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में जाना, किसने उस डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट की थी, चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार एंड देन अशोका। जब तक अशोका ने अपने अंडर में पावरशिप ली या फिर वो राजा बने, तब तक वो एक वास्ट एम्पायर के वो राजा थे। ओके, उसी दौरान जब वो 8 साल तक जब उन्होंने राज किया, तो उनके पास एक राज्य ऐसा था, कलिंग जनपद। उस समय हम बोल सकते हैं उस समय जनपद चलती थी, राज्य नहीं चलते थे, जनपद चलती थी। तो कलिंग एक ऐसी जनपद थी जो कि अशोका चाह रहे थे कि उसको अपने अंडर में ले ले, अपने एम्पायर के अंडर में ले ले। आज के अगर मॉडर्न डे में हम देखें, कलिंग यानी कि उड़ीसा वो जगह पड़ती है। अब सिंस उड़ीसा या कलिंग ऐसी जगह पे थे जहाँ से जो लैंड रूट होते थे एज वेल एज सी रूट, यानी वहाँ से समुद्र भी पास में था, तो जो भी व्यापार करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। किसी को भी व्यापार करना था तो कलिंग होके जाना पड़ता था। इस वजह से जो सम्राट अशोक थे वो चाह रहे थे जैसे ही तो फिर सम्राट अशोक ये चाहते थे कि कलिंग को जो है वो अपनी टेरिटरी में लिया जाए, और उसके बाद उन्होंने युद्ध भी लड़ा। जब वो युद्ध लड़ने गए तो बहुत ज़्यादा, एक आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैसेकर हो गया, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे जनों का, उनकी सेना का भी, और जो जिस विपक्ष से वो लड़ रहे थे उनकी सेना के बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए, जिसकी वजह से जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो फिर उन्होंने उस कलिंग वॉर के बाद जब उन्होंने वहाँ पे जो तबाही देखी, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो कोई भी जंग नहीं लड़ेंगे, और वो इतिहास में इकलौते ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध लड़कर जीते हुए इवेंचुअली, बट लेकिन उन्होंने उस टेरिटरी पे कब्जा नहीं किया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने धामा कहते हैं, अशोक धामा उन्होंने फॉलो किया। धामा जो वर्ड होता है वो प्राकृत लैंग्वेज रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि रिलीजियस ड्यूटी, मतलब सारी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना। अशोक धामा ना केवल सिर्फ पूजन के ऊपर डिपेंडेंट था कि नहीं सिर्फ पूजन करना है या फिर रिचुअल करना है, सैक्रिफाइसेस यानी बलि देनी है या कोई ट्रेडिशनल रिचुअल्स करना है, बल्कि एक राइट कंडक्ट एंड बिहेवियर अपने अंदर लेके आना, मतलब किसी को हानि ना पहुंचाना, सबको एक जैसा देखना। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना स्टार्ट किया। बौद्ध धर्म से उन्होंने अशुभ धाम के कुछ प्रिंसिपल्स थे, उसको उन्होंने बोला कि किसी को भी आपको युद्ध नहीं करना है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, ओके, और भगवान की आराधना करना, ओके। अशोका जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थे, जो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम जो उनके एम्पायर में थी। पीपल जो थे वो रिलीजियस बिलीफ के कारण बहुत से एनिमल्स की बलि देते थे, या फिर जो गुलाम बना के रखते थे, या जो दास थे उनके साथ बहुत जो दुर्व्यवहार होता था, उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इसके अलावा जो वहाँ पर जो उनकी प्रजा थी वो आपस में जो लड़ना झगड़ना, इनफैक्ट उनके खुद के घर में भी फैमिली क्वारल्स होती थी और उनके आसपास भी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि मुझे जो है, जो मेरे आसपास की जो भी जनता है, उसको एक अच्छा पाथ दिखाने का, अच्छा रास्ता दिखाना, ताकि एक अच्छी लाइफ वो जी सके। तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए जो कि धामा के महात्मा थे, जो कि जगह जगह जाते थे, पीपल को बौद्ध धर्म के बारे में नॉलेज देते थे, धामा के बारे में नॉलेज देते थे, और उनकी वैल्यूज़ के बारे में बताते थे, ओके। Ashoka issued edicts throughout his empire. These edicts encouraged his subject to act morally and take responsibility for their action. और अशोका ने जगह जगह पर इंस्क्रिप्शंस बनाना स्टार्ट कर दिए, ओके, जिससे कि पत्थरों या पिलरों पे जो मैसेज लिखते हैं वो लिखे, ताकि जो वहाँ के आसपास की जनता उसको पढ़े और उस सारे जो भी मैसेजेस उसमें लिखे हुए हैं उसको वो फॉलो करे। All the edicts and inscriptions were scattered all over the empire. Different scripts were used to spread the message. और ये सारे एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन जो पूरे एम्पायर में फैले हुए थे, दीवारों पर, बड़े बड़े पिलरों पे, ताकि जो है हर वर्ग का इंसान उस मैसेज को पढ़ सके। और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा था, जो उस समय जो लैंग्वेज प्रिवेल थी, उन जो स्क्रिप्ट्स थी उन पर ही लिखा हुआ था। जो इंस्क्रिप्शंस थी या तो वॉल्स पर, रॉक्स पर, पिलर्स पर या केव्स पर
जहाँ पे बहुत सारे लोग आ सके, देख सके, या सब जहाँ पर इंसान जो है ज़्यादा जाते हों, ऐसी जगहों पे इंस्क्रिप्शंस और ये एडिक्ट्स लिखे गए थे। अशोका ने ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे जो कि दूर दराज तक जाके मैसेज को पीपल्स तक पहुँचा सके। अशोकधामा जो था वो इंस्पायर्ड था बुद्धास के टीचिंग पे, और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को एक ऊंचाइयों तक ले जाने में अशोका एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ था। ओके, अशोका मैसेंजर के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे महेंद्र एज वेल एज उनकी जो डॉटर थी संघमित्र, उनको भी फॉरेन कंट्रीज भेजा, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ताकि जो है बौद्ध धर्म या फिर धामा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो सके। ओके, अब अशोका धामा के क्या मैसेजेस थे? सबसे पहले नो लिविंग क्रिएचर, चाहे कोई भी लिविंग क्रिएचर, चाहे एक जानवर भी हो, उसको रिलीजियस बिलीफ की वजह से उसकी बलि ना दी जाए। ओके, पीपल जो थे बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिचुअल्स फॉलो करते थे, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते थे, जिससे कभी कभी वो बीमार पड़ जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जो बच्चों की बहुत कम एज में शादी करवा दी जाती थी, तो ये सारे रिचुअल्स, ये जो सारी प्रथा को वो बंद करवाना चाहते थे। ओके, पीपल शुड बिहेव काइंडली विद द स्लेव्स। इसके साथ अगर कोई इंसान अपने घर में नौकर या फिर गुलाम रख रहा है तो उसके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आना चाहिए, एज वेल एज जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ रेस्पेक्ट करना, और चाहे वो जानवर हो, इंसान, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, काइंडनेस दिखाए एक दूसरे के प्रति। ओके, और इसके साथ साथ जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं या मॉन्क्स होते हैं, तो उनको जो भी दक्षिणा होती है या गिफ्ट्स होते हैं वो देने के मैसेज उन्होंने प्रोवाइड किए। इसके अलावा वो किसी भी रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइजेशन नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी धर्म को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, हर एक इंसान को एक दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, सब इंडिविजुअल्स को स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, बट लेकिन किसी को बिना हार्म पहुंचाए, इनफैक्ट किसी दूसरे को भी हार्म नहीं पहुंचाना, जस्ट बिकॉज हमें अपना धर्म को जो भी उसके रिचुअल्स उसको फॉलो करना है इस वजह से। ओके, और सबसे बड़ी बात जो उनकी ये थी कि सभी को एक समान नज़रों से देखना और सबकी इज्जत करना है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। ओके, इसके लिए अशोका ने जगह जगह पर रोड्स बिल्ड करे, रेस्ट हाउस बिल्ड करे, ताकि जो ये यात्री हैं, जो उनके मैसेंजर है, जगह जगह जाके मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं, वो जाके वहाँ पे आराम कर सकें। मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स बिल्ड करे, ताकि कोई भी इंसान जो कि बीमार हो या फिर जिसको चोट लग गई हो वहाँ पे अपना इलाज करा सके, दोनों इंसान और जानवर दोनों के लिए। ओके, कलिंग वॉर के बाद वो कभी भी उन्होंने जंग नहीं लड़ी। उसके बाद वो कम से कम 40 वर्ष तक और उन्होंने युद्ध किया। ओके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने विरासत में बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए, जिसमें कि ट्रूथफुलनेस, लाइफ को कैसे जीना है वो सिखा के गए। नॉन वायलेंस में रहना, मतलब कि हिंसा नहीं करनी है, और एक दूसरे के प्रति प्यार और इज्जत। ओके, अशोका थे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। ओके, मौर्यन एम्पायर उनकी मृत्यु के बाद ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाई। ओके, और ये एम्पायर आज से कम से कम 2200 साल पहले समाप्त हो गई। ओके, अब कौन कौन से चैलेंजेस रहे जिससे कि मौर्यन एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो गया? सबसे पहला तो है पॉलिटिकल चेंजेस। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो जो नए सेवरल किंगडम्स, या फिर यूँ समझ लीजिए राजा अशोका के बाद जो उनके जो नेक्स्ट हेरिडिटर जो थे, यानी कि जो उनके वंशज थे, वो इतने काबिल नहीं थे कि वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को रूल कर सके, या जो जिस तरीके से अशोका ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपना रखी थी वैसे वो अपना नहीं पाए। क्योंकि हम पहले ही लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हमने मैप स्टडी किया था कि बहुत ही वास्ट एम्पायर था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट लोकल गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे और उनको प्रॉपरली गवर्न करते थे। बट लेकिन आफ्टर उनके वंशज जो थे वो प्रॉपरली गवर्न नहीं कर पाए, उन लोकल रूलर्स पर कंट्रोल या कमांड नहीं रख पाए। एज ए रिजल्ट जो है वो एम्पायर जो है छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया और न्यू किंगडम्स डायनेस्टी जो है इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई। ओके, इसके अलावा जो था कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वहाँ से दूसरे देशों का हमला होना स्टार्ट हो गया और वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाए। ओके, और ऐसे कुछ डायनेस्टीज थी जो कि मौर्यस को या फिर मौर्यन डायनेस्टी को जिन्होंने रिप्लेस किया, जो सुंगा डायनेस्टी, कानवास और सातवाहन्स थी। ये कुछ ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी पर अटैक किया और जो है न्यू किंगडम्स में वो इमर्ज हुए। ओके, इसके अलावा इन्वेडर्स हुए सेंट्रल एशिया से, इंडो ग्रीक जो रीजन था वहाँ से जो थे वहाँ से इन्वेशन होना स्टार्ट हो गया। ओके,
वहाँ पे उन्होंने साकाज ने जो सेंट्रल एशिया थे उन्होंने वहाँ से हमला किया और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। शाका किंगडम अप्रॉक्सीमेटली 500 साल चला। उसके बाद में गुप्ता डायनेस्टी जो कि समुद्रगुप्त ने इस्टेब्लिश की थी। समुद्रगुप्त ने शाका डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको हराकर जो है गुप्ता डायनेस्टी को इस्टेब्लिशमेंट किया था भारत में। ओके, इसके अलावा जो नेटिव रूलर्स थे, जो हमारे आसपास के रूलर्स थे, लाइक पुष्पमित्र शुंगा जो कि मौर्यन एम्पायर के जनरल थे। ओके, वो नॉर्थ पार्ट के और सेंट्रल इंडिया के, उन्होंने जो है अपने राजा के साथ विद्रोह किया एंड एज ए रिजल्ट उन्होंने वहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पर उन्होंने अपने जिस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर गवर्न करते थे वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। मौर्यन एम्पायर से वो अलग हो गए। ओके, द शुंगास फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज कानवास। शुंगास के बाद कानवास डायनेस्टी ने राज किया। कानवास के बाद गुप्ता एम्पायर ने राज किया अबाउट 1700 ईयर्स एगो। सतवाहंस ने 2100 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट किया अपने रूलर का। उन्होंने वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वो उन्होंने रूल किया, एज वेल एज सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया भी उन्होंने रूल किया। सातवाहन डायनेस्टी 400 वर्ष तक चली। ओके, आज इसके अलावा जब 1700 साल पहले वताका डायनेस्टी जो थी वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी रही थी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। उसके बाद चोलाज आए, चेराज आए, पंड्याज आए। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आफ्टर द डिक्लिनेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर या फिर आफ्टर द अशोका के एम्परर होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद जो है वो जो इतना बड़ा अखंड जो साम्राज्य था वो कभी एक नहीं हो पाया। वो डिफरेंट डायनेस्टीज, लोकल रूलर्स की बगावत की वजह से वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया और वहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज आकर रूल करती थी। ओके, लास्टली चोलास, पंड्या, चेराज ने पूरा सदर्न पार्ट जो है पूरा कब्जा कर लिया था और काफ़ी यूँ आप बोल सकते हो वन ऑफ द एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हो सबसे पावरफुल किंगडम था सदर्न पार्ट का ये तीनों डायनेस्टी, चोलास, चेराज एज वेल एज पंड्यास। ओके, इसमें चोला डायनेस्टी सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, उन्होंने ऑलमोस्ट सदर्न पार्ट एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया भी उन्होंने कॉन्क्वर कर रखा था। ओके, इकोनॉमिकल और कल्चरल चेंज भी आया। ड्यूरिंग दिस टाइम मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इस दौरान क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टिवेशन के अंदर लाया गया। न्यू क्राफ्ट्स इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो गए। ट्रेडिंग जो है स्टार्ट होने लगी। नए ट्रेडिंग टाउन्स इमर्ज होने लगे। ट्रेडर्स को नई मार्केट के बारे में पता चलने लगा क्योंकि वो लोग वेरियस लैंड रूट्स पर जाने लगे। क्योंकि अशोका जो थे उन्होंने वेरियस जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेरियस रोड्स बनाए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो है पीपल जो है नए नई प्लेसेस को डिस्कवर करने लगा, नए नए मार्केट्स सेटअप होने लगा। इसके अलावा जो सी रूट था वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका वो भी ओपन हो चुका था। नई नई बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई और टेम्पल्स बनना स्टार्ट हो गए, स्तूपास बनना स्टार्ट हो गए। ओके, और इस वजह से जो है पूरा जो मॉडर्न साम्राज्य है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया और वेरियस जो लीडर्स थे उस समय, लोकल रूलर्स थे, उन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर दिए। ओके, यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।